हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए लेकर आए हैं, और आप सभी को मालूम ही है कि जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर एज ए इट जौन सी डेट में जो पेपर है वो होना है। पेपर जो पोस्टपोन हुए हैं थर्ड ईयर के, उसका रीज़न और कुछ नहीं है, सीयूटी की टेस्ट की डेट पड़ रही है, तो इसी वजह से ओनली थर्ड ईयर के वो आपने जो है पेपर उन्होंने किए हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के यूँ रहेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स सीयूटी नहीं फॉर्म फिल किया है, वो सिर्फ इंटर वाले बच्चे कर पाते हैं और फाइनल वाले कर पाते हैं। लास्ट ईयर जो है आपने भी इंटर में किया होगा, लेकिन अब जब आप थर्ड ईयर में आ जाएंगे तो अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो आपको भी सीयूटी निकालना पड़ेगा, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। तो चलिए, ये तो बात थी पोस्टपोन से संबंधित। अब बता देते हैं सेकेंड ईयर का जो पेपर होना है परसों 6 तारीख में, उससे संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन बैंक पहले मिल चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं और काफ़ी कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है। फर्स्ट पेपर मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स का सही गया होगा। बहुत ही कम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज तो काफ़ी आती है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद ये नहीं आता कि मैम आपका पेपर अच्छा आया था, जो आपने क्वेश्चन बैंक लगाया था वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और पेपर अच्छा गया है। वैसे मैं देख लेती हूँ पेपर कि कैसा आया है कॉलेज में, लेकिन फिर भी अगर आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे कि आपका कराया पेपर आया है और आपका पेपर अच्छा गया और बहुत अच्छा गया है, क्योंकि थर्ड ईयर में भी मैंने देखा था पेपर और सेकेंड ईयर में भी मैंने आपको सेकेंड ईयर वालों को बहुत समझाया था कि क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे। अब देखिए ध्रुव सामनी का चरित्र में कितना लंबा उन्होंने क्वेश्चंस बनाया और लास्ट में क्या पूछा, सिर्फ आपसे चरित्र की विशेषताएं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मेन जहाँ पर पूछी जा रही है बात उस पर फोकस करना है और आंसर वही अटैम्प्ट करना है जो आपने तैयार किया है। और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स का सही गया होगा पेपर। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपका पेपर कैसा गया है और क्वेश्चन बैंक के थ्रू और जो आपको इम्पोर्टेंट बताए गए आपके पेपर की तैयारी के अकॉर्डिंग कैसा गया है पेपर आपका। ठीक है, तो चलिए कमेंट कर दीजिए फटाफट और लाइक कर दीजिए। वीडियो शुरू हो चुकी है सेकंड पेपर के लिए, और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप अपने जैसा ही दूसरों को भी समझिए, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब प्रश्न बनता है पहली यूनिट से, आधुनिक काल में भारतेंदु युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भारतेंदु युग की विशेषताएं भी कर लीजिए, द्विवेदी युग की भी विशेषताएं कर लीजिए। दोनों ही विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी। इन दोनों में से या तो दोनों ही आ सकती हैं या फिर एक तो 100% आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर विशेषताएं देख लेते हैं। पहले है भाव पक्ष। मैं पूरा डीपली नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर इतना डीपली पढ़ाने के लिए नहीं है। जहाँ पर क्वेश्चंस में समझाने के लिए होगा वहाँ मैं ज़रूर समझाऊंगी, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए। यहाँ पर भाव पक्ष, फिर इसके बाद भक्ति भावना। भाव पक्ष में आपको बता देती हूँ क्या होता है। भाव पक्ष में हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे जो फीलिंग्स होती हैं वो हम रखते हैं। अब जैसे जब भारतेंदु युग था उस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो लोगों के अंदर किस चीज़ का भाव था? उनके अंदर भाव था कि हमें अपना देश आज़ाद कराना है, और वो अंग्रेज़ों के प्रति लिख रहे थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लिख रहे थे। तो वहीं पर भारतेंदु जी ने भी लिखा, भीतर भीतर सब रसू से हंसी हंसी के तन मन धन, जाहिर बातन में यदि तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर है भक्ति भावना। अब जब आधुनिक काल आ चुका था तो उस वक्त भक्ति भावना ना के बराबर ही हो गई थी, लेकिन फिर भी जो भारतेंदु जी थे वो कहीं ना कहीं वैष्णव भक्ति से प्रभावित थे और वो भी भक्ति भावना की कविताएं लिख रहे थे। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारतेंदु युग में जो है, जो भक्ति काल है उसके बाद आपका रीति काल आया, और रीति काल के तुरंत बाद आपका क्या आ गया था? आधुनिक काल। लेकिन आधुनिक काल में भारतेंदु जी ने कहीं ना कहीं अपनी कविताओं में भक्ति भावना दिखाई दी है, लेकिन धीरे धीरे जो भक्ति भावनाएं थीं वो ख़त्म होती चली गई, द्विवेदी युग में ना के बराबर हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने
जैसे कि आपको मालूम है कि जो आधुनिक युग था उसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था, लेकिन जो भारतेंदु जी थे उन्होंने अपनी कुछ कविताएं ब्रज भाषा में भी लिखी हैं। और उस वक्त ये बहुत बड़ा, ये कहना चाहिए, भाषा को लेकर विवाद भी था कि ब्रज भाषा जो है वही रहेगी। बहुत से कह रहे थे कि नहीं, खड़ी बोली रहेगी। ब्रज भाषा सिर्फ एक क्षेत्र की बोली है, लेकिन खड़ी बोली में सारी भाषाएं मिक्सचर हो गई थी, तो इस वजह से इसको मान्यता दी जा रही थी। लेकिन तब भी भारतेंदु ने ब्रज भाषा में भी लिखा और खड़ी बोली में भी लिखा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट हेडिंग पर। अब देखिए दूसरा हेडिंग जा रहा है सामाजिक चेतना। समाज में बहुत उस वक्त काफ़ी रूढ़ियावादी थी, बुराइयां थी समाज में, जो है जैसे विधवा विवाह है, और भी जैसे आपका जो है निम्न जाति समझना, जो हमारे समाज में पहले से ही आदिकाल से चला आ रहा है, ठीक है, वर्ग चेतना। तो ये सब जो है सामाजिक चेतना में उन्होंने दिखाया अपनी कविताओं के माध्यम से। विधवाओं की दशा, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता, ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए और उसको लिखा। आगे है श्रृंगारिकता। अब जैसे श्रृंगारिकता वैसे रीतिकाल का रहा है, क्योंकि रीतिकाल में ही ज़्यादातर श्रृंगारिक लिखा गया, और इनको कहीं ना कहीं श्रृंगारिक कवि भी कहा गया जो रीतिकाल के कवि थे। लेकिन भारतेंदु युग में भी श्रृंगारिकता लिखी गई, जैसे कि भारतेंदु जी ने ही प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, इस तरह की कविताएं दी हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति चित्रण। अब प्रकृति चित्रण किसका रहा है? छायावादी में दिखाया गया, जैसे कि पंत हैं, बहुत बड़े छायावादी हैं, लेकिन उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। लेकिन छायावादी कवियों के साथ साथ भारतेंदु युग में भी प्रकृति चित्रण दिखाया गया है ना। अब इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। हास्य व्यंग। हास्य व्यंग क्या होता है? आप कह भी रहे हो कोई बात, लेकिन आप व्यंग के थ्रू कह रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी को, सामने वाले को बुरी लग जाए, आप हंसते हंसते कोई व्यंग कर रहे हो, कोई बात कह रहे हो। तो उस वक्त व्यंग किस पर किया जाता था? जो हमारे अंधविश्वास होते थे, हमारी रूढ़िवादिता थी, हमारी जो सभ्यता थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां थीं। और अंग्रेजी शासन था, लेकिन अंग्रेजी शासन से डायरेक्ट तो पंगा नहीं ले सकते थे, तो कहीं ना कहीं हास्य व्यंग के द्वारा वो सब चीज़ें कही गई, है ना। चलिए आगे चलते हैं। काव्य अनुवाद। क्या है काव्य अनुवाद? ये मैंने आपको कई बार बताया अनुवाद के बारे में। अनुवाद क्या होता है? जब हम कोई रचना है और उसको हम अपनी भाषा में अनुदित करें, यानी कि उसका ट्रांसलेट करें, वह होता है अनुवाद। तो जो काव्य लिखा जा चुका, यानी कि संस्कृत वैदिक काल में या फिर आपका आदिकाल में भी लिखा गया, तो उनको दोबारा से काव्य को अनुवाद किया गया। किसने किया? रघुवंश किया गया, मेघदूत किया गया, उसके बाद नारद भक्ति सूत्र की गई। यहाँ पर आप सबके नाम देख सकते हैं किस किसने किया। अब कला पक्ष में क्या लेते हैं? कला पक्ष में भाषा आती है, छंद आते हैं, अलंकार आते हैं। ये सब कला पक्ष के। भाव पक्ष आपने ऊपर देख लिया, अब है कला पक्ष। कला पक्ष में हम क्या करते हैं? भाषा क्या थी उस वक्त? भाषा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रज भाषा भी थी, खड़ी बोली भी थी, अवधी भी थी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, सबका वहाँ पर प्रयोग हो रहा था। छंद तो सब वही यूज होते हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, कविता। फिर अलंकार भी थे, उत्प्रेक्षा। वैसे जो अलंकार का ज़्यादा प्रयोग हुआ है वो छायावादी युग में हुआ, लेकिन भारतेंदु युग में भी जब काव्य लिखा गया तो वहाँ पर भी अलंकारों का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर निष्कर्ष आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। चलिए एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं साथ के साथ। अब देखिए आ चुके हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं रहीं? यहाँ पर पहले आप प्रस्तावना देख लीजिए, इसके बाद इसके प्रमुख कवि देख लीजिए, फिर आते हैं विशेषताओं पर। आपने देखा होगा भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना का हेडिंग नहीं आया था, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लिखा गया था राष्ट्रीय भावना। जैसे आपका नाटक है अंधेर नगरी, भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया, कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी दिखाई है कि अंग्रेज़ों का जो राज्य था तो वहाँ पर अंधेर नगरी, चौपट राजा, इस तरह का काम था। लेकिन वो जो दिखाया गया वहाँ पर, तो कि राष्ट्रीय, अगर हमारा राष्ट्र इस तरह का रहा तो किस तरह से तरक्की करेगा, वो सब वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ दिखाई है। लेकिन यहाँ पर जो है द्विवेदी युग में काफ़ी जो कविताएं लिखी गई, काव्य लिखा गया। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, इस युग के जो विदेशी शासन था उसके प्रति क्रांति का भाव उनके अंदर आ चुका था।
और द्विवेदी युग के जितने भी कवि थे कहीं ना कहीं क्रांतिकारी भावना थी उनके अंदर, और उनकी कविताओं में भी इस तरह की भावना देखी जा सकती है। स्वदेशी वस्तुओं को लेकर, अपने देश के लिए, देश की जो हीन दशा थी, जहाँ यहाँ पर आलस्य जो है फूट फूट कर भरा था, तो वो सब चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। भारतेंदु जी की एक भारतों वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, उनका एक निबंध है, वहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बताई है कि जो भारतीय हैं किस तरह से रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आप इसी तरह से काम करते रहेंगे तो भारत की उन्नति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से उन्होंने सब वहाँ पर बहुत अच्छा उनका निबंध है, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अब आगे है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण में जैसे कृषकों की उस वक्त बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि जब प्रेमचंद जी थे उन्होंने कृषकों के ऊपर काफ़ी उपन्यास कहानी लिखी हैं, तो उन्होंने काफ़ी बातें उठाई हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो द्विवेदी युग के लेखक थे और कवि थे उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने लिखा है किसान का। सियाराम शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण ने भी लिखा है अनाथ। तो इस प्रकार का उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समाज का दृष्टिकोण दिखाया है। नेक्स्ट है नीति और आदर्श। ठीक है, नीति और आदर्श यानी कि जो आदर्श और नीति विद्यमान जो हमारे समाज में, ऐसा नहीं कि चारों तरफ बुराइयां ही थी, आदर्श भी था उस वक्त, कुछ नीति के अकॉर्डिंग भी होता था। तो लोग जो है स्वार्थ त्याग करते थे, कर्तव्य पालन उनका क्या देश के प्रति था, स्वाभिमान था, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं द्विवेदी युग में। अब आगे हेडिंग देखिए, वर्ण्य विषय की विविधता। यहाँ पर विषय जो हैं कवियों को, लेखकों को बहुत मिल गए थे, क्योंकि जो आपने देखा होगा आदिकाल जब आपने पढ़ा लास्ट ईयर, तो ज़्यादातर जो कविताएं लिखी जाती थी वो राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखी जाती थी। फिर भक्ति काल आया तो भक्ति में रम गए लोग। लेकिन जब भारतेंदु यानी कि आधुनिक युग आया तो वहाँ पर हर तरह की कविताएं लिखी गई, किसानों को लेकर गई लिखी गई, आपके जो है सभी तरह का उन्होंने समाज से भी उठाया। यहाँ पर आप इनके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने उठाई, साहित्य सम्मेलन भी हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पर, प्रकृति चित्रण। अब प्रकृति चित्रण आधुनिक काल की ही देन है, जो आपका छायावाद है सारा प्रकृति से ही, सारा तो नहीं कह सकते लेकिन पंत जी की जो कविताएं हैं सारा प्रकृति को लेकर लिखा गया है। आपके प्रसाद जी ने भी लिखी हैं, जो है निराला जी ने भी लिखे हैं, क्योंकि ये सब क्या कहे जाते हैं, चतुष्टय कहा जाते हैं छायावादी युग के। नेक्स्ट है हास्य व्यंग, ये आप वहाँ भी पढ़ चुके हो भारतेंदु युग में, और ये यहाँ का भी रहेगा। संपूर्ण काव्य रूपों का प्रयोग, यहाँ पर संपूर्ण काव्य क्या मतलब हुआ है, यहाँ पर काव्य रूप कौन कौन से होते हैं, ये फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो प्रबंध काव्य है वह काव्य रूप में आता है। प्रबंध काव्य के दो रूप होते हैं, खंड काव्य, वैसे तो 3 काउंट होते हैं लेकिन 2 तो होते ही हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। ठीक है, और मुक्तक काव्य, ये 3 इसमें काउंट होते हैं। अब खंड काव्य में क्या होता है, जैसे आपने एकांकी और नाटक के बारे में पढ़ा, तो खंड काव्य क्या होता है, एक पार्ट होता है पूरे महाकाव्य का। अब जैसे आपका रामचरितमानस है, ये मैंने पिछले बार भी आपको समझाया था, जो रामचरितमानस होता है उसमें अगर आप सिर्फ सुंदरकांड कराते हैं तो सुंदरकांड किस में जाएगा, खंड काव्य में जाएगा, और रामचरितमानस किस में जाएगा, वह जाएगा महाकाव्य में। ठीक है, जैसे आपका साकेत है तो पूरा एक महाकाव्य इसको आप कह सकते हैं। जयद्रथ है, ये खंड काव्य है, रंग में भंग ये खंड काव्य है। तो ये अब जयद्रथ वध खंड काव्य क्यों है, आप देखिए कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से लिया गया है जयद्रथ वध। तो इस तरह से अकेला भी बन सकता है खंड काव्य। खंड काव्य में जैसे एकांकी में हम एक ही पार्ट में सारा ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ही हम जो है अगर हम खंड काव्य सिर्फ खंड काव्य ही लिख रहे हैं तो उसको हम एक ही पार्ट में ख़त्म करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट हम नहीं दिखाते। जैसे कि महाकाव्य में 4 में आ गया, 5 में आ गया, जैसे रामचरितमानस में कितने हैं, 7 कांड हैं। अगर रंग में भंगे तो सिर्फ उसमें एक ही कांड में सारी कहानी समेट दी जाएगी। अलग से भी लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप महाकाव्य में से ही अलग करेंगे। आगे है आपका भाषा शैली। इस युग में खड़ी बोली का परिष्कार हुआ। खड़ी बोली के बारे में आपको मैं बता ही चुकी हूँ, और खड़ी बोली जो है भारतेंदु युग में आ चुकी थी, लेकिन परिष्कार का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर उतना सुधरा हुआ रूप नहीं था भारतेंदु युग में, जितना कि सुधरा हुआ रूप द्विवेदी युग में देखने को मिला। आपको पता होगा कि जो निराला जी हैं तो उनकी एक कविता है जूही की कली, जो कि महावीर प्रसाद जी थे, वो चलाते थे, सरस्वती पत्रिका के वे संपादक थे। ये पिछली बार आपके यहाँ क्वेश्चंस भी आया था।
तो यहाँ पर क्या करता थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जूही की कली को वापस कर दिया कि ये जो है पब्लिश होने के लायक कविता नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जो भाषा थी उसको परिष्कार किया। वो ऐसा भी करते थे, जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, तो मैथिली शरण गुप्त ने उनके लिए लिखा भी है कि करते ना उन पर अगर महावीर जी अपनी कृपा नहीं करते तो शायद वो इतना अच्छा नहीं लिख पाते। उन्होंने उनकी कविताओं में बहुत काट छाट की, तब पब्लिश करते थे, वो परिष्कार करते थे, उसके बाद वो पब्लिश करते थे, और कुछ को वो खुद ही कर लेते थे, कुछ को वो वापस करते थे कि इनमें थोड़ा सा और चेंजिंग करके आप वापस इनको पब्लिश करने के लिए भेजिए। चलिए आगे यहाँ पर छंद आ चुके हैं, फिर निष्कर्ष आ चुका है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे आप खुद से भी कर लेना। 6 आबादी की विशेषता ये भी आप ज़रूर कर लेना। 3 हो चुके हैं विशेषताएं, तीनों में से 100% आएगी ज़रूर। और क्वेश्चंस के लिए आपके लिए साथ मिलते हैं। और बात रही अब जीवनी की, जीवनी ज़रूर कर लीजिएगा। एक आप प्रसाद जी की जीवनी कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले फर्स्ट पेपर में जीवनी नहीं आई है, इस बार आपकी ज़रूर आ सकती है। प्रसाद जी कर लीजिए, पंत की कर लीजिए, ठीक है। और आप साथ में आपके जो गुमानी हैं उनकी कर लीजिए। बाकी अगर आप 4 और कर सकते हैं तो एक आधी और कर लेना, लेकिन 3 तो आप ज़रूर ही कर लेना। बने रहिए। और एक क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुभद्रा कुमारी चौहान का, उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। वो क्वेश्चन आपका 99% बन सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे और वीडियो में आपसे बातें। तब तक आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका फर्स्ट पेपर कैसा गया है।